किए ओसार खाता में जो पैसा हम लोग डाले हैं, तो वो हाँ पैसा हाँ। सर इसमें पैसा इसमें आ भी नहीं रहा है। तो उसको कैसे क्या किया जाए सर? क्या वैसा खाते पैसा नहीं आ रहा है? ओसार खाते में सर हमने 1500 की 2000 रुपए तक उसमें पे कर दिए, जो आय जात हाँ निवास बनाते हैं। हाँ ठीक है। तो उसका सर पैसा जैसे आप फिर से हमें फिर से रिचार्ज करना पड़ता है, तो सर हमारा ही लॉस हो रहा है ना सर। नहीं नहीं, वैसा खाते में तो वो पैसा जमा होगा जो आपको जनता से मिलता है। जो जैसे मान लीजिए हाँ। हमारे प्रमाण पत्र लेने के लिए आए, तो 30 रुपये हम्म, हमने आपको दिया। वो 30 रुपया वैसा खाते में जमा होगा। और हम्म, वॉलेट में जो है, वॉलेट में आप इसी ओएसआर खाते से जब वॉलेट में पैसा कम हो जाएगा तो वॉलेट रिचार्ज करेंगे। अब 30 रुपए कैसे डिवाइड होता है देख लो, हम बताते हैं। जो ऑनलाइन कटता है आपका 30 रुपए, तीस जी। रुपए ऑनलाइन कटेगा। उसमें से 15 रुपए तो जो विभिन्न विभाग को जाएगा, 5 रुपए आपके पंचायत सहायक का एक वॉलेट है, जो वॉलेट में B2C जी वाले जी। अकाउंट में चला जाएगा आपका शेयर। जो ग्राम पंचायत का शेयर है 8 रुपए समथिंग पैसा, वो उसी वॉलेट में आ जाएगा वापस। तो मान लीजिए आपके वॉलेट में जो है 500 रुपए था, तो आप 508 रुपए हो जाएगा। फिर कोई सर्विस देंगे आप, वॉलेट से 30 रुपए कट जाएगा। तो कितना हो गया? 478 रुपया हुआ। फिर 8 रुपये वापस आ जाएगा, 486 रुपये हो जाएगा। इस तरह से आपका वॉलेट में 8 रुपए तो आ ही रहा है, साथ साथ 30 रुपए कट भी रहा है। तो सर हाँ ओसार खाते में जैसे हम लोग डालते हैं उसमें, तो फिर 30 रुपए लाभार्थी से लिया गया है, और उसके बाद हाँ बोले कि हाँ ओसार खाते में और रिचार्ज भी अपने से भी करना पड़ता है, और प्लस ओसार खाते में भी डालना पड़ता है सर। नहीं, आपको अपने, यही तो चीज बता रहा था कि आपको अपने से नहीं करना है। इसलिए सचिव साहब से कह रहे हैं कि ओएसआर खाते में जो पैसा सचिव पहली सर बार डाला सुनते ही नहीं जाएगा। है ना सर। डीपीएम भाई नोट करो जो है, ये कौन से ग्राम पंचायत की बात है, उनके सचिव साहब से बात करो। अगर उनके सचिव साहब मौजूद हो तो उसको नोट करे वो, कि अपने जेब से पैसा नहीं लगाना इन लोग को, पंचायत सहायक को। केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग से 5,000 रुपए की धनराशि इस कार्य के लिए जो है उसका प्राविधान किया गया है। उसमें से वॉलेट रिचार्ज करेंगे। और जो है, जो आप चाहे नेट का पैसा हो चाहे स्टेशनरी का पैसा हो, वो हमारे पंचायत सहायक से नहीं लेना है आपको। आपको अपनी व्यवस्था करानी है वहां से। चाहे आप जो है जो सर्विस चार्ज मिल रहा है उससे कराएं। जी सर, नेट कनेक्टिविटी के लिए भी पैसा नहीं दिया जाता है। इसके लिए क्या करें? नहीं ना तो स्टेनरी के लिए मिलता है और ना ही नेट कनेक्टिविटी के लिए। अपने से पैसे लगाते हैं और 8 8 9 9 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। अपने से सारे काम करते रहे हम। डीपीएम भाई, डीपीएम नोट करो इनका, जहां जहां इस तरह का इश्यूज है। ये सारे सर पूरे ग्राम पंचायतों की बातें हैं ऐसी। ठीक है, ऐसा चलो कोई हम ग्राम कौशाम्बी, पंचायत नहीं है कि कौशाम्बी, जिसमें नेट कनेक्टिविटी दी जाती है, लोग अपने से पूरे पैसे लगाते हैं इसमें। हाँ सर, ये ठीक है तो डीपीएम, बात है। सर डीपीएम और लोग से बात करते हैं। आप लोग को मिलेगा ये सब, आपको अपनी जेब से नहीं लगाना है। नहीं, वही चीज है ना, स्टेनरी का मिलता है, अपने से जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं सर। नहीं, अपनी और जेब से नहीं सभी लगाना है भाई। पंचायत सहायक स्टेशनरी को पैसा नहीं, नहीं पाते, जबकि ग्राम पंचायत इसी द्वारा निकाल लिया जाता है। इसीलिए तो सर दिक्कत हो रही है। ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो पा रहा अच्छे से, ना अच्छा लोगों ठीक है, को अच्छी सुविधा मिल बात पा रही है। बात करते हैं डीपीएम से, बात करते हैं। जी सर। पैसा निकाल पाता ठीक है, किसी थैंक यू। मैं पंचायत अब जो है डॉक्टर आकांक्षा जी से अनुरोध करूंगा कि आपको सीआरएस के बारे में बताएं, और पंचायत सहायक का सीआरएस में क्या रोल, नया अभी रोल डिफाइन किया गया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगी कि पंचायत सहायक को अब क्या अधिकार जो है सीआरएस पोर्टल के लिए प्रदान किया गया है सरकार से। उसके बारे में भी डॉक्टर आकांक्षा जो है आप लोग को ब्रीफ करेंगी। और बर्थ डेथ सर्टिफिकेट के बारे में जो भी जिज्ञासा हो आप इनसे पूछिए। और अपने यहाँ जो है बर्थ डेथ सर्टिफिकेट में भी प्रगति ले आइए। सर मंजन डॉक्टर आकांक्षा, रिचार्ज का थैंक पैसा यू। मिलता है सर सभी सहायकों को। हम बात करेंगे, हमने नोट कर लिया अभी पॉइंट। जी जी। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। सबसे पहले पंचायत सहायकों को बधाई कि वो इतने दिन से, काफी दिन से बोल रहे थे कि इन्वायरमेंट आईडी का हमें प्रावधान कर दिया जाए। और उस इस साल फर्स्ट आई थी इस साल की। तो सीआरएस का फर्स्ट वीसी है, तो इसमें पहुंच रही है। इन्वायरमेंट आईडी। आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। आपस में बात नहीं करें, बाद में हो सकता है कि फिर आप मिस कर दें ये सेशन। बाद में आपको बताने के लिए कोई भी नहीं होगा। जो भी सचिव है, आपके अंडर जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, म्यूट करो। जितनी भी ग्राम पंचायतें आप सचिव के अंडर है, मान लीजिए एक सचिव के अंडर 4 ग्राम पंचायतें आती, आपस में बात नहीं करें प्लीज। ये बहुत जरूरी है। जितनी भी, जैसे मान लीजिए एक सचिव के अंडर में 4 ग्राम पंचायतें आती हैं,
तो वो 4 ग्राम पंचायतों में जो भी सचिव हैं, सहायक हैं, उनका इन्फॉर्मेंट आईडी जनरेट करने के लिए उनको सीआरएस के आईडी पे वहां पे यूजर आईडी जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए उनको सहायक का ईमेल आईडी चाहिए होगा, जिसपे उनका एक लिंक जाएगा, जिसपे वो क्लिक करके पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उससे पहले उनको परमिशन लेनी होगी बाय दी आपके जो सीएमओ ऑफिस या डीएम है। कई जिलों में डीएम ऑफिस से परमिशन मिल जाती है, अप्रूवल की परमिशन, और कई जिलों में ऐसा भी है कि वो सीएमओ ऑफिस खुद कर देते हैं। तो जैसा भी प्रावधान हो, एटलीस्ट जो लेटर आप भेजोगे उसमें आप डीएम और सीएमओ दोनों को मार्क कर दीजिए। साथ में आप स्वास्थ्य भवन डीजीएमएच को भी मार्क कर दीजिए और मेल कर दीजिए वो लेटर। उससे क्या होगा, वो लेटर जो है एक बार मैं पहले इसका बना रही हूँ ना, तो इन्फॉर्मेट आईडी तो स्लाइड में बीच में लाइएगा। जो भी रजिस्ट्रार है, सचिव है, उनको पहले इन्फॉर्मेंट आईडी जनरेट करना है। तो उसका मैं बता देती हूँ कहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों को जनरेट करना आता भी हो। किसी को आता है इन्फॉर्मेंट आईडी कैसे दी जाती है? अच्छा, मैं ओपन कर देता हूं। किसी को आता है बताइए। नहीं यस मैम। नहीं पता है आता है? मैम, इसके लिए अच्छा जी। ठीक है, मैं बता देती हूँ। आगे स्क्रॉल करिएगा। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन पे जी दिख रहा है सर। आपको? ये स्क्रीन पूरा दिख रहा है। आगे 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 वो जहाँ पे वो पोर्टल का वो स्लाइड है। ये है आपका आईडी ओपन करने के बाद ऐसे दिखता है। आप फिर यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे, ठीक है? यूजर मैनेजमेंट आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। यूजर मैनेजमेंट में जब जाएंगे तो वहां पे आपको एक्चुअली अभी वो किसी का अगर किसी की रजिस्ट्रार का आईडी हो तो मैं लॉग इन करके दिखा दूं आपको, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तो स्क्रीनशॉट्स में मैं ये बता सकती हूँ कि यूजर मैनेजमेंट में जाके आप कर सकते हो। ये सॉरी मास्टर में यूजर मैनेजमेंट तो उसके लिए पंचायत सहायक का और प्राइवेट हॉस्पिटल का आपको जनरेट कर क्या आता है। वहां पे आप नया वो बनाएंगे, करवा दूंगी, ठीक है है ना? तो उससे इजी रहेगा। ये अभी कंटिन्यूअसली होंगी कि फर्स्ट नहीं होंगी, मैं डीपीएम को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं स्लाइड जैसे इस टाइप से स्क्रीनशॉट लिया उसी टाइप से मैं बना के आपके ग्रुप पे शेयर करवा दूंगी। तो बेसिकली वो मास्टर से जनरेट होगा। तो हॉस्पिटल मास्टर वैसे उसको बोलते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं। और दूसरा इन्फॉर्मेंट आईडी आपका सहायक का भी बन जाएगा। तो जब ये जनरेट आप कर लोगे तब आपके पास एक यूजर आईडी बन जाएगा। यूजर आईडी को आप लेटर दिखा दीजिए एक बार जो मैंने भेजा था। अभी डाला नहीं है। तो एक लेटर भी है, एक लेटर जैसे अभी प्राइवेट हॉस्पिटल के आईडी के लिए भेजा जाता है, तो उसी तरह का लेटर बनेगा कि आप सीएमओ, डीएम और डीजीएमएच स्वास्थ्य भवन तीनों को ये लेटर भेजेंगे कि हमने हमारे ग्राम पंचायत के अंडर ये सॉरी हम सेक्रेटरी के अंडर ये 4 ग्राम पंचायतें आती हैं, जिसमें सहायक का नाम ये है और उनका यूजर आईडी इन्फॉर्मेंट आईडी का ये जनरेट कर दिया गया है, और कृपा करके इसको एक्टिवेट कर दिया जाए। तो वो एक्टिवेट जब कर देंगे, एक्टिवेशन के बाद आपका जो ईमेल आईडी डाला होगा वहां से लिंक पे जाएंगे पंचायत सहायक, और वहां से वो पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड जनरेट करने के बाद उनके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा और उससे वो लॉग इन कर सकते हैं। तो उनका जो आपका आगे ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट इन्फॉर्मेंट आईडी का है। तो इन्फॉर्मेंट आईडी जो होगा ना सहायक का, वो ऐसे दिखेगा। रजिस्ट्रार के आईडी में काफी सारे प्रोविजन है। इन्फॉर्मेंट आईडी के ये है बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ, ठीक है? तो सभी को पता है कि जन्म पंजीकरण करा जाता है इस पोर्टल के माध्यम से, मृत्यु पंजीकरण किया जाता है, और स्टिल बर्थ यानी कि मृत जन्म पंजीकरण किया जाता है। 10 मिनट बाद हाँ ठीक है। तो जन्म पंजीकरण करने के लिए आपको एड बर्थ करना होता है। तो जब जन्म पंजीकरण आप एड बर्थ करेंगे तो
सभी सहायकों को जन्म पंजीकरण मृत्यु पंजीकरण करना आता है? हमको आईडी ही नहीं मिला है। नहीं आईडी मतलब कभी देखा तो होगा सचिव को करते हुए। सच आप लोगों को ट्रेनिंग तो मल्टीपल टाइम दी गई है ना, तो थोड़ा आइडिया तो है ही। आप सभी अपना माइक प्लीज म्यूट कर, मुझे यहाँ पे सबको म्यूट करना पड़ेगा, आप लोग क्वेश्चन पूछ पाएंगे। आप सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर रहे हैं सभी को। हम लोग को आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। बताया अभी मैंने कि सचिव के माध्यम से जनरेट होगा और उसके बाद उसका अप्रूवल सीएमओ ऑफिस या डीएम ऑफिस से होगा, उसके बाद आप आईडी यूज कर सकते हैं। लेकिन आईडी यूज करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हो वो बताया जा रहा है अभी, ठीक है। आईडी मिल जाएगा आपको, परेशान नहीं होइए। आपका आईडी अभी तक तो प्रावधान ही नहीं था, प्रावधान हो गया है ना, तो आईडी मिल जाएगा। तो बर्थ जो आपका इन्फॉर्मेंट का आईडी है वो ऐसे दिखता है, आपने देखा ना अभी ये वाला। जब लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो मिलेगा उससे लॉगिन करने के बाद जन्म पंजीकरण, मृत्यु पंजीकरण और स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये जो पंजीकरण है वो 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए ही है। ये आईडी जो आपका है, इसमें आप 1 साल के ऊपर या 50 साल के लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपके ग्राम पंचायत में जो इवेंट हुआ है जन्म मृत्यु या मृत्यु जन्म का इवेंट, उसको आपको जितने जल्दी हो सके फॉर्म भर के अपलोड करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद कहाँ जाएगा वो? सचिव की आईडी पे रिफ्लेक्ट होगा। सचिव की आईडी पे रिफ्लेक्ट ये होगा, जब ये जाएंगे सचिव जब देखेंगे, मान लीजिए आप लोग आपस में बात मत करिए, जिसको बात करनी है एग्जिट कर लें। ठीक है, हाँ जिसको सुनना है ठीक हो तो सुने। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन जब आपको इन्फॉर्मेंट आईडी मिल जाएगा सहायक को, उसके बाद आप ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन में आप फॉर्म 1 भरेंगे, फॉर्म 1 भरवाएंगे अपने जो भी आपके, एक सेकेंड ये पीछे नहीं जाता क्या, चलो ये वाला आपका फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 देखा है सभी ने? ये तो प्रिंट आउट होता है तो देखा होगा। फॉर्म 1 भरवाएंगे आप इन्फॉर्मेंट से। फॉर्म 2 डेथ के केस में भरवाएंगे और फॉर्म 4 और 4 ये नहीं भरना है। ये अगर हॉस्पिटल में डेथ हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उस केस में ये भरा जाएगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो रजिस्ट्रेशन वही होगा। अगर यानी कि मरने के बाद वहां लाया गया था तो वहां से फॉर्म 4 फिल करके डॉक्टर दे देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपके ही क्षेत्राधिकार में होगा अगर वहां डेथ हुई, आपके ही उसके घर पे डेथ हुई है आपकी ग्राम पंचायत में। तो ठीक है, अब ऐड बर्थ करेंगे, ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन। उसमें आप फॉर्म 1 जो किया हुआ है, आधार कार्ड जो है माता पिता का अपलोड करेंगे एक साथ, स्कैन करके करेंगे। है तो अडॉप्शन का भी प्रावधान है, अडॉप्शन का भी हो सकता है। अब आते हैं कि सचिव को कैसे मिलेगा। भाई उन्होंने, आपने एज अ इन्फॉर्मेंट आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन चल रहा है। अब सचिव जब अपनी आईडी से देखेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन रिसीव, सचिव को कहाँ देखना है? अपने आईडी से एप्लीकेशन रिसीव देखेंगे, वो वहां क्लिक करेंगे, वहां पे सहायक का नाम आएगा कि ये वाली ग्राम पंचायत से ये फॉर्म भेजा गया है, तो वो क्लिक करेंगे, फॉर्म्स चेक करेंगे, इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। अगर चाहिए तो वो सहायक को फोन करके वेरीफाई करके उसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करते ही सहायक के आईडी पे बर्थ सर्टिफिकेट दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए है, डेथ रजिस्ट्रेशन ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन सहायक करेंगे और उसके बाद आपका एप्लीकेशन रिसीव वाले सेक्शन में आपके पंचायत सचिव को दिखेगा और वहां पे अप्रूव कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका ऐड स्टिल बर्थ है, स्टिल बर्थ तो कम ही होते हैं तो उसमें भी प्रोसेस सेम है। ठीक है,
फॉर्म्स भर के अपलोड करना जरूरी है। अगर आपने फॉर्म भर के अपलोड नहीं किए हैं तो सचिव को उसको अप्रूव करने का राइट नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सचिव की है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सचिव की होती है। अगर कुछ भी गलत सहायक कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें सहायक कि अब आप लीगली लायबल हैं। अभी तक तो आपका कहीं पे लीगली किसी डॉक्यूमेंट में नाम नहीं था जीओ में कि आप सीआरएस पे कुछ काम कर सकते हो, ठीक है, तो कर भी रहे थे तो सहायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी अगर कुछ गलत होता था। लेकिन अब आपके पास इन्फॉर्मेंट आईडी होगा, अब आप लीगली लायबल हो कि आप अगर कुछ गलत एंट्री करते हो या गलत किसी का डेथ रजिस्ट्रेशन या बर्थ रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी गलत रजिस्ट्रेशन नहीं करना। कोई माता पिता आके कहते हैं कि हमारा बच्चे का दोबारा रजिस्ट्रेशन होना है, 1 साल पहले हुआ था, अभी आज की डेट पे कर दो, 1 साल कम हो जाएगा। तो ये गलत प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, क्योंकि वेरीफाई होता है, कई बार आधार होता है उस बच्चे का एनरोल्ड होता है ऑलरेडी उस वाले बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि अब जो है आधार बनता ही नहीं है बिना बर्थ सर्टिफिकेट के। और अगर उस बच्चे का आधार प्रीवियस बर्थ सर्टिफिकेट पे एनरोल हो गया है और आपने एक और बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया तो वो इलीगल हुआ, वो पकड़ा भी जाएगा जब भी वो वेरीफाई हो जाएगा आधार के माध्यम से। तो इसलिए ये गलत प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। कोशिश ये करना है कि जिस दिन आपको सूचना मिली, 1 हफ्ते मतलब आप हफ्ते हफ्ते में अपलोड कर दें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 21 दिन का आपके पास पीरियड है। आप बहुत ज्यादा 21 दिन के ऊपर के रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते जन्म मृत्यु या स्टिल बर्थ के। तो 21 दिन के अंदर आप अप्लाई, हफ्ते भर के अंदर अप्लाई कर दो। अप्रूवल आपका आपके सचिव जल्दी कर देंगे तो आपका 21 दिन के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अप्रूवल में डिले भी डिले है, अप्रूवल में डिले, अगर रजिस्ट्रार अगर अप्रूवल नहीं कर रहा है, सचिव अगर अप्रूवल नहीं कर रहे हैं तो भी वो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाएगा। और रजिस्ट्रार ये भी जान लें सचिव कि आप अगर गलत सर्टिफिकेट अप्रूव कर रहे हैं तो भी गलत है, और अगर सर्टिफिकेट सही है, आपने सहायक में सारे अपलोड सही किए हैं और आपने अप्रूव नहीं किया है तो वो भी गलत है, ठीक है। और वो सारी चीजें सेंट्रल लेवल पे चेक हो सकती हैं कि इन्फॉर्मेंट कितने सर्टिफिकेट के लिए भेज रहा है आगे, और कितने सही गलत थे, और कितने अप्रूव बिना अप्रूवल के जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अप्रूवल करना है सही सर्टिफिकेट्स का टाइमली, ठीक है। और फेसिमल सिग्नेचर तो मस्ट है, वो पता है आपको कि फेसिमल सिग्नेचर नहीं हुए तो सहायक के पास इस तरह के सर्टिफिकेट्स निकलेंगे, ठीक है। फेसिमल सिग्नेचर अपलोडेड होने चाहिए रजिस्ट्रार की आईडी पे, सभी सर्टिफिकेट पे साइन और स्टैम्प इनबिल्ट होना चाहिए। और ये फॉर्म्स हैं, आपको पता ही है कि कौन कौन से फॉर्म यूज होते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म 1 है आपका दत्तक बच्चे के लिए, फॉर्म 2 मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, फॉर्म 3 आपका मृतजन पंजीकरण के लिए होता है, फॉर्म 5 और 6 आपके मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र है। 7-8 रजिस्टर्स हैं। अब क्योंकि सहायक रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे तो सहायक को भी जन्म और मृत्यु का रजिस्टर अपनी ग्राम पंचायत का बनाना जरूरी है, ठीक है। अगर ऑलरेडी सचिव ने अलग अलग ग्राम पंचायतों के अलग अलग वो बना रखे हैं आपके वो इसके रजिस्टर्स, तो उसी रजिस्टर पे कंटिन्यू करिए। अगर उन्होंने नहीं बना रखे हैं तो आप फिर उनको अलग से बनाइए अपने ग्राम पंचायत के लिए। सभी जितने जन्म पंजीकरण मृत्यु पंजीकरण कर रहे हैं आप डेली बेसिस पे, सारा उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये इसको कभी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ये हमेशा के लिए रहेंगे। अभी मैं बता देती हूँ कि एक लेटर जारी हुआ था पंचायती राज से कि जो आपके वो हैं एक सेकेंड, एक तो लेटर जारी हुआ था जनवरी में कि कितनी ग्राम पंचायतें हैं। टोटल ग्राम पंचायतें हैं आपकी 57,702, जिसमें से कि जो पंजीकरण नहीं कर रही हैं इकाइयां वो 24,866 है। मतलब ऐसे मतलब आधा 50% ग्राम पंचायतें हैं जो जन पंजीकरण ही नहीं कर रही हैं। तो आप ये सोचिए, इसीलिए तो ये जो 40% हमारा आ रहा है जन पंजीकरण ग्राम पंचायतों का रूरल एरिया में, यही कारण है। और ये लेटर देखा होगा आई थिंक सभी ने, ये वाला लेटर जिसमें कि जनवरी में गया है, ये 8 जनवरी को गया है। तो उस पर कोई एक्शन लिया है आप लोगों ने?
कुछ एक्शन लिया है आप लोगों ने? ये लेटर देख के बस रख दिया है? और अगर इन्फॉर्मेंट आईडी जनरेट होने के बाद सहायकों ने ये स्थिति को सुधार नहीं किया, तो अभी तक जो डिमांड हो रही थी सहायकों की तरफ से कि हमें चाहिए इन्फॉर्मेंट आईडी, हम करेंगे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि अभी ये चीजें जो अभी इन्फॉर्मेंट आईडी जब तक आपको नहीं मिलती है, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए कि कितने कितने जन पंजीकरण होने हैं, मृत्यु पंजीकरण होने हैं, ताकि पुराना वाला बैकलॉग भी आप सचिव के माध्यम से खत्म करवा दें, ताकि फिर करंट वाला आपके पास रहेगा। मृत्यु पंजीकरण ना करने वाली इकाइयां 12,000 है, मतलब करीब 13,000 ही है, और शून्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण करने वाली टोटल इकाइयां 10,000 हैं। तो आप सोचिए कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इन ग्राम पंचायतों में जन्म ही नहीं हो रहे या मृत्यु ही नहीं हो रही। इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्राम पंचायतों में सचिव, ठीक है, यहाँ पे ग्राम पंचायत कुछ ग्राम पंचायतें हैं, एक मिनट सुन लीजिए, 50% के नीचे जो ग्राम पंचायत जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आपके बस्ती, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, बांदा, कानपुर नगर, गाजीपुर, बलिया, दूसरा 9 हमारे अगर टोटल देखेंगे 9 तो देख रहे हैं कि उनकी समीक्षा में आया है। हमने जो भी सीट डाली है जस्ट लेटेस्ट में आप देखिए 23-24 में 14 गाँव है। आप सभी लोग अपना माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए, वरना हमें यहाँ से करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं पाएंगे। कुछ नहीं किसी तो अभी एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, किसी को पूछना नहीं है कुछ, तो कि जो भी सहायक हैं, जब भी आपको इन्फॉर्मेंट आईडी मिल जाएगी तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे 3 ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। तो एक ईमेल आईडी आप अपना डालो, एक सचिव का डालिए, सचिव का अगर सचिव अलाउ करते हैं तो, और तीसरा आप बेनिफिशियरी से ईमेल आईडी जरूर लीजिए। वहां वो ईमेल आईडी आप डाल देंगे ना तो यूआरएल चला जाता है आपके सर्टिफिकेट का, तो वो बार बार आपको परेशान नहीं करेंगे हमें सर्टिफिकेट खराब हो गया या फट गया, जल गया, तो वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अनम्यूट कर दे रही हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो 2 मिनट में पूछ लें, बाकी तो मुझे लग नहीं रहा किसी को कुछ पूछना है, आपस में ही बात कर रहे थे सब। किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हेलो जी बोलिए। जी आवाज नहीं आ रही है? जी बोलिए। ग्राम पंचायत भागवती विकास सरकार बोल रहे हैं जिला से। मैम जी विषय यह है कि हम लोग पंचायत सहायक है, तो हम लोगों का पंचायत भवन को काम न करते हुए खेत का काम कराया जा रहा है। मैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम लोगों को रिलेटेड तो सर्वे कराया जा रहा है, डिजिटल क्राफ्ट सर्वे खेत से संबंधित। ठीक है, थैंक यू। जन्म मृत्यु पंजीकरण से रिलेटेड हमने बता दिया है। थैंक यू आदित्य, आपको आगे का। थैंक यू मैम। देखिए अभी आपका जो ये सेशन रखा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मेनली 3 टॉपिक पे रखा गया है, 3 से 4 टॉपिक पे। एक आपका है सीएससी ग्राम सचिवालय, एक है आपका सीआरएस पोर्टल, दूसरा ई ग्राम स्वराज और पीएफएमएस, जिसमें सारे सचिव और पंचायत सहायक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन लोगों का। और आप लोग देख रहे हो इस समय कितनी मतलब परेशानियां हो रही हैं, इसीलिए सेशन रखा गया है। तो प्लीज इसमें इससे रिलेटेड टॉपिक रखिए। कोई आपको ऐसा इशू आता है तो आप प्लीज आप अपने डिस्ट्रिक्ट में डीपीएम है, डीपीएम को बताइए, और डीपीआरओ बैठते हैं उनको बताइए। मैं लास्ट में एक यहाँ का एक कॉल सेंटर नंबर है वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको लास्ट में, जब सेशन एंड होगा तब। तो आप लोग वहां पे भी फोन करके अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। लेकिन अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप ये क्वेश्चन पूछिए और कोई भी न्यूसेंस चीज यहाँ पे हो। ये ट्रेनिंग रखी गई है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस ट्रेनिंग की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझिए, क्योंकि जो भी यहाँ पढ़ाने आ रहा है वो अपना समय निकाल कर ही आपको पढ़ाने के लिए आ रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज यहाँ बताई जा रही है उस चीज को आप लोग समझिए,
इसीलिए हमने वेबिनार ना करके वीसी सेटअप किया है, वीसी टाइप में, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन भी पूछ सको। तो प्लीज कोई न्यूसेंस चीजें आप मत पूछिए, ना करिए, और जो भी है वो ज्वाइन रहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेशंस आपके इस समय है पीएफएमएस और ई ग्राम स्वराज। थैंक यू आकांक्षा मैम। हमारे बीच में रितेश सर है जो आपको पीएफएमएस के बारे में बताएंगे, तो आप सभी हेलो। ज्वाइन रहिए। करनी सही है, क्योंकि वो सब ना कुछ गाने बजने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसमें कि पीएफएमएस के माध्यम से ही भुगतान किया जा रहा है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा जो हम लोग करेंगे सीधे ये ऑनलाइन ही करेंगे, जिससे आप लोगों को सीधे प्रैक्टिकल चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए आप सभी ज्वाइन रहिएगा, और जो भी अगर लेफ्ट हो रहे हैं तो प्लीज उनसे बोल दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपकी समझिए स्टार्ट हुई है पीएफएमएस की, और फिर इसके बाद ई ग्राम स्वराज की है, और जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं वो यहाँ पे सबसे सीनियर लोग हैं। तो प्लीज आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, और जो भी हाँ, सबको स्क्रीन विजिबल है? कोई एक आदमी बता दे। वो आपने वो कर रखा है, अच्छा, म्यूट है सर, शो कर रही। सब म्यूट है? ठीक है, म्यूट ही रहने दो। सब लोग हाथ रेस किए हैं। हाँ बताइए भाई। लक्ष्मी मौर्य, यहाँ से वो करिए, अलाउ करिए, आप कुछ पूछ सकते हैं। हाँ लक्ष्मी मौर्य जी है। लक्ष्मी मौर्य, आप में से कोई भी बताइए, क्या स्क्रीन शो हो रही है? आप लोग अब ये अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी सर, यस सर, स्क्रीन विजिबल हो रही है। ठीक है ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये पीएफएमएस जो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये वित्त मंत्रालय का सॉफ्टवेयर है, जो कि केंद्र पोषित जितनी भी योजनाएं हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इन सब में ये चलता है। उनके भुगतान के संबंधी जो भी कार्रवाई होती है, वो सारी कार्रवाई पीएफएमएस के माध्यम से होती है। तो पीएफएमएस में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, खासकर जो हमारे विभाग में 2 योजनाएं चल रही हैं, उन दोनों योजनाएं जो हैं वो पीएफएमएस का एक मॉड्यूल है, उसके हिसाब से चल रही हैं, जिस मॉड्यूल को हम लोग कहते हैं सिंगल नोडल अकाउंट, एसएनए। तो एसएनए एक प्रणाली है जिसके माध्यम से हमारे विभाग में जो 2 योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वो ये दोनों योजनाएं जो हैं वो एसएनए माध्यम से संचालित की जा रही। अब एसएनए क्या है? एसएनए है सिंगल नोडल अकाउंट। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस योजना का खाता जो होगा, वो खाता सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल पे होगा, वो एक होगा। पूरे राज्य में ना कहीं डिस्ट्रिक्ट का कोई खाता होगा, ना पंचायत का कोई खाता होगा, जहां पे कि फिजिकल पैसा का ट्रांसफर हो या फिजिकल पैसा जो है उस अकाउंट में दिखाई दे। ऐसा कोई भी खाता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे नहीं होगा। सिर्फ स्टेट लेवल पे एक खाता होगा, जिसको कि हम कहेंगे सिंगल नोडल अकाउंट। अब ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि पूर्व में हमने ये देखा है, और भारत सरकार ने भी ये देखा, कि पैसा जब
पंचायतों को जाता है या डिस्ट्रिक्ट्स को जाता है या ब्लॉक्स को जाता है, तो वो पैसा उस वित्तीय वर्ष में पूरा खर्च नहीं हो पाता कई कारणों से। लेकिन जो राज्य होता है उससे जब केंद्र सरकार पूछती है कि आपने पैसा जो है वो पूरा जो है वो खर्च कर लिया, तो चूंकि राज्य जो है वो पैसा पंचायतों को भेज चुका होता है, सारा पैसा डिस्ट्रिक्ट या पंचायत में जा चुका होता है और खर्च जो है वो हो रहा होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता। तो चूंकि हमें हर साल अपनी योजना की कार्य योजना बनती है, AIP जैसा आप लोग जानते हैं, उस AIP में हम लोग नए वर्ष में जितना ही बजट हम प्रस्तावित करते हैं उसके हिसाब से हम धनराशि केंद्र सरकार से मांगते थे। तो हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने ये देखा कि अभी तक तो भाई धनराशि पे धनराशि हम राज्य को भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो पैसा है वो भले राज्य पे पार्क नहीं है लेकिन डिस्ट्रिक्ट और पंचायत तो पैसे पड़े हुए हैं और वो सालों तक खर्च नहीं होते। तो उसके लिए ये प्रणाली लागू की गई जिसमें ये कहा गया कि पंचायत लेवल पे इससे पूर्व जब से ये SNA स्कीम लागू हुई है, चाहे SBM में अप्रैल 2022 से और RGSM में स्वच्छ भारत मिशन में अप्रैल 2021 से और RGSM में 1 फरवरी 2022 से, जब से ये योजना लागू हुई है उससे पहले जितने भी खाते थे इस योजना के किसी भी लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, चाहे वो मंडल स्तर पर हो, किसी भी स्तर पे हो, वो सारे जो खाते थे वो बंद कर दिए जाए। उस पे जितना भी पैसा उस योजना से संबंधित है वो सारा पैसा SNA में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये पूर्व में ये काम किया जा चुका है। जहां पे ये काम नहीं हुआ है और अगर आपके पास अभी भी पुराना पैसा RGSA या स्वच्छ भारत मिशन का पड़ा है तो उसको तत्काल आप जो है वो अवगत कराइए अपने DPRO को और उसके जो है SNA में भेजने का प्रबंध करेंगे। और नहीं भेजा है तो अब तो उस पर कार्रवाई भी होगी क्योंकि इतने दिन बीत गए हैं कि वो पैसा जो है भेज देना था। ठीक है, तो अब ये इसीलिए कराया गया कि योजना का एक ही खाता होगा और उस खाते में सारा पैसा उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब SNA प्रक्रिया लागू हुई तो राज्य पे तो एक खाता खुल गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को अगर खर्च करना है या ब्लॉक को खर्च करना है या पंचायत को खर्च करना है तो वो कैसे करेगी? तो उसके लिए एक सुविधा निकाली गई कि पंचायत को या जो भी हमारे राज्य के नीचे संस्थाएं हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, ब्लॉक हो, पंचायत हो, इनको हम कहते हैं अपने यहां चाइल्ड एजेंसीज। जैसे स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया है PFMS पर, तो स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट का पेरेंट हो गया, मतलब राज्य, और डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट का चाइल्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ने ग्राम पंचायतों को PFMS पर क्रिएट किया है, तो डिस्ट्रिक्ट जो है पंचायतों के लिए पेरेंट हो गया और पंचायत जो है उसकी चाइल्ड हो गई। तो ये पेरेंट और चाइल्ड का एक कॉम्बिनेशन है जो PFMS पे चलता है। अच्छा, ये जानना इसलिए जरूरी था कि पेरेंट और चाइल्ड कॉम्बिनेशन से ही आपका आगे के काम किए जाते हैं। ठीक है, अब सिर्फ स्टेट पे खाता है जिसमें सारा पैसा लगा हुआ है उस योजना का, चाहे RGSA का और चाहे SBM का, तो उससे खर्च डिस्ट्रिक्ट या पंचायत कैसे करेगी? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया PFMS द्वारा। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग लिमिट। लिमिट का मतलब यह है कि हमने एक राइट दे दिया डिस्ट्रिक्ट्स को या पंचायत को कि भाई आपको मैं ये राइट देता हूं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए,
किसी डिस्ट्रिक्ट को मैंने दिया कि 1 लाख रुपए की लिमिट मैंने आपको दी, तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए तक का खर्चा आप कर सकते हो मेरे एसएनए खाते से, स्टेट के एसएनए खाते से। ठीक है, तो आपको सिर्फ लिमिट जाएगी, एक तरीके का वर्चुअल पैसा दिखाई देगा आपको, आपके यहां फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अब चूंकि फिजिकल पैसा नहीं जाएगा, इसलिए अकाउंट जो है उसमें पैसा जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि ट्रांजैक्शंस जो है वो किसी अकाउंट से ही होने हैं, या जो है वो पंचायत जो है वो पंचायत में कौन उसको संचालित कर रहा है, कौन पेमेंट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट में कौन पेमेंट कर रहा है, इसको जानने के लिए हमें एक जीरो बैलेंस अकाउंट डिस्ट्रिक्ट में, पंचायत में, मंडल पर, डीपीआरसी पर खुलवाना पड़ा। वो जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो सिर्फ इतना आपको बताता है कि ये खाता जो है ये किस पंचायत का है, या किस डिस्ट्रिक्ट का है, या किस डीपीआरसी का है, और इसका संचालन कौन कर रहा है। उसमें मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें मेकर और चेकर कौन है, मतलब उसमें कौन सिग्नेटरी है। ठीक है, तो ये उसके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो खुलवाया गया। तो जीरो बैलेंस अकाउंट का तात्पर्य बस इतना ही है कि वो हमको आइडेंटिफाई कर देता है कि भाई पेमेंट किसने किस खाते से हुई है, तो किसके द्वारा हुई है, क्योंकि खाता जो है वो किसी के नाम पे खुलेगा, पंचायत के नाम पे खुलेगा या डिस्ट्रिक्ट के नाम पे खुलेगा, उनकी सारी केवाईसीज होंगी, तो वो पता रहेगा कि किसको जो है वो पेमेंट किसके द्वारा की गई है। ठीक है, अब 3 चीजें मैंने आपको बताई, एसएनए, जीरो बैलेंस अकाउंट और लिमिट। ये लिमिट हम देते हैं। अब लिमिट आपको मिल गई, आप इस पर भुगतान का कार्रवाई अब कर सकते हैं। तो स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को लिमिट देता है, और डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो फर्दर पंचायतों को या को लिमिट देती। ठीक है, ये पूरी प्रणाली है एक नटशेल में, जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक थी पीएफएमएस को समझने से पहले। ठीक है, कैसे भुगतान होता है। अब हम लोग इसमें लॉगिन करके देखेंगे कि पीएफएमएस पे कैसे ये काम होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ई ग्राम स्वराज में भी है, पीएफएमएस पर भी 3 लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं, एक संस्था के, मतलब एक एजेंसी के। और पीएफएमएस पे सभी जो यूनिट्स हैं हमारी, उन सबको हम एजेंसीज ही कहते हैं। या तो वो पेरेंट एजेंसी होगी, या तो वो चाइल्ड एजेंसी होगी। तो स्टेट पेरेंट एजेंसी हो गया डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट पेरेंट एजेंसी हो गया ग्राम पंचायत का, स्टेट की चाइल्ड एजेंसी हो गई डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट की चाइल्ड एजेंसी हो गई पंचायत। ठीक है, तो ये हिसाब से चलती है। इसमें 3 लॉगिन आईडी पासवर्ड हर एजेंसीज की है, मतलब हर पेरेंट एजेंसी हो चाहे चाइल्ड एजेंसी हो, सभी की 3 लॉगिन आईडी पासवर्ड है। एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होती है एडमिन की, जिससे कि हम एडमिन के काम करते हैं, जिसमें कि हम लिमिट आती है, लिमिट का आवागमन होता है, स्कीम का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, आपका बैंक का एडिशन होता है, किस तरह से आप कोई स्कीम रजिस्टर कर रहे हो, बैंक अकाउंट रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है, ये सारे काम होते हैं एडमिन से। दूसरा लॉगिन आईडी पासवर्ड है डेटा ऑपरेटर का। ये जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है ये पीएफएमएस के एडमिन आईडी से ही क्रिएट किया जाता है। तो आपके पास अगर एडमिन आईडी है तो आप डीओ डेटा ऑपरेटर, और तीसरी आईडी है आपकी डेटा अप्रूवर, वो दोनों आईडी आप पीएफएमएस पर एडमिन लॉगिन से क्रिएट कर सकते हो, अगर आपने नहीं क्रिएट किया है तो। ठीक है, अब इसमें डीओ कौन होगा, हर स्तर पर डीओ और डीए यहां से शासनादेश में बताया गया है कि कौन डीओ और कौन डीए होगा। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट में हर योजना में अलग अलग प्रणाली दी गई है। तो स्वच्छ भारत मिशन में आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीपीआरओ जो है वो डीओ है, मतलब डेटा ऑपरेटर है, एक तरीके का मेकर के लिए आप उनको। डीओ जो है वो मेकर की तरह काम करता है, और जो डेटा अप्रूवर होता है डीए, वो चेकर की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डीपीआरओ जो है वो डीओ हो गए,
और सीडीओ साहिबान जो हैं वो आपके चेकर हो जाते हैं। सभी योजनाओं में सेक्रेटरी जो है वहां के डीओ हैं और जो डीए है वो प्रधान है, मतलब मेकर जो है वो सेक्रेटरी है और चेकर जो है वो प्रधान है। तो वो दोनों योजना में कॉमन है। एसबीएम में के लिए मैंने बताया कि डीपीआरओ जो है वो मेकर है और सीडीओ चेकर है। लेकिन आरजीएसए में, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वहां के अकाउंटेंट हैं वो डीओ हैं, मतलब मेकर हैं, और जो चेकर है वो आपका डीपीआरओ है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। और आरजीएसए में पंचायत लेवल पे सेम है, सचिव और प्रधान। ठीक है। अब हम डीओ मेकर नहीं, एडमिन की आईडी से लॉगिन करते हैं पीएफएमएस पर। तो मेरे पास स्टेट की एडमिन आईडी है, मैं उससे लॉगिन कर रहा हूं, तो आपको कुछ क्लियर होगा। हेलो। रत्नी से बात करो, ट्रेनिंग में हूँ। तो ये हमारा डीओ का एडमिन का लॉगिन है। तो हमारी एडमिन जो है वो यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उनका लॉगिन आईडी है प्रवीणा चौधरी मैडम का, वो एजेंसी एडमिन है। ठीक है। और ये योजना का जो नाम है वो है, हमारी जो एजेंसी का जो नाम है वो है डायरेक्टर योजना खंड, डायरेक्टर पंचायती राज यूपी योजना खंड। और यूनिक एजेंसी कोड जो है ये हमारा ये है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए हर योजना में। ये मैंने आरजीएसए के से किया है लॉगिन। एसबीएम पे करेंगे तो एसबीएम का अलग आएगा कि वहां के जो डीडी होंगे वो होंगे वहां पे, उनके नाम पे आईडी होगी। एजेंसी वहां की एसबीएम के नाम पे होगी और एजेंसी कोड भी अलग होगा। ठीक है। तो ये दरअसल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके यहाँ पे भी पंचायतों में भी ऐसे ही चीजें होंगी एडमिन पे। पंचायत में जो एडमिन है वो अभी फिलहाल हम लोगों ने सेक्रेटरी को बनाया हुआ है, और सेक्रेटरी डीओ भी है, और प्रधान जो है वो आपका चेकर है। तो ये हर उस पर आपको लिख के आएगा कि कौन मेकर है, कौन चेकर, कौन डीओ है या कौन डीए है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिमिट कैसे दी जाती है। जब हम लोग लिमिट की बात कर चुके हैं, उससे ही पहले एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई नई अकाउंट रजिस्टर करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है। तो ये यहां पे आपको दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये एजेंसी स्कीम, माई स्कीम्स का टैब। इसमें आपको जाना है रजिस्टर न्यू स्कीम में। जब भी आप कोई नया अकाउंट किसी स्कीम में ऐड करते हो तो वो इस तरह से होता है, इस पे जाना है आपको। और चाहे वो आरजीएसए में हो और चाहे वो एसबीएम में, दोनों में ही ऐसे ही। तो अब आप यहां पे जाओगे, स्कीम सेलेक्ट करोगे, तो आपका स्कीम, जैसे आरजीएसए का स्कीम कोड है यूपी 96, तो मैं यूपी 96 डालूंगा और सर्च करूंगा। इसमें आपका स्कीम आ जाएगी, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आ गई ये। अब मेरे को ये भी पूछिए, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं कि आप जो है इसमें से किससे पैसा लेना चाहते हो, मतलब फंडिंग एजेंसी आपकी क्या है। इसमें लिख के आ रहा है सेलेक्ट योर फंडिंग एजेंसी। तो ये आपको बड़ा ध्यान पूर्वक करना है। इसमें आप हमेशा थर्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे, खासकर ग्राम पंचायतों के लिए मैं बता रहा हूं, ग्राम पंचायतों के लिए थर्ड ऑप्शन। और उसमें आपको यह चेक करना है कि जो स्कीम से पैसा आपको मिलेगा वो पैसा पंचायतों को कौन दे रहा है। जैसे कि आरजीएसए में जो लिमिट आपको मिलेगी या एसबीएम में जो लिमिट मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी। तो आपके केस में, पंचायत के केस में, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि डिस्ट्रिक्ट आपका पेरेंट एजेंसी है, तो आपको जो लिमिट देगा वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट देगा। हम जो स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट को लिमिट देता है और जो डिस्ट्रिक्ट है वो पंचायतों को लिमिट देता है। ठीक है। ये आपको यहां पे क्लिक करके, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई डालना है, तो मैं यहां पे कोई
सर्च कर ले रहा हूं कोई डीपीआरओ के नाम से, जैसे कि डीपीआरओ के नाम से बनेगी तो अम्बेडकर नगर आया, तो अम्बेडकर नगर डीपीआरओ मैंने सर्च कर लिया, तो अम्बेडकर नगर डीपीआरओ मेरे फंडिंग एजेंसी हो गए। अब इस पे आएगा चेक एसएनए डिटेल्स। ये मैं आपको बता रहा हूं कोई अकाउंट है, ये लोग आप काम करते होगे, ठीक है। अब ये दरअसल ये मेरा अकाउंट है, इसलिए इसमें ऐसे होगा नहीं, तो मैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट कर देता हूं तो शायद हो जाए, लेकिन आपको नहीं करना, आपको हमेशा तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। इसमें आपसे पूछेगा कि कौन सा अकाउंट नंबर है, मतलब बैंक कौन सा है आपका, बैंक का एड्रेस क्या है, बैंक का नाम क्या है, तो बैंक का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। अकाउंट नंबर आपका क्या आएगा, ठीक है। अकाउंट जो एजेंसी का नेम एज पर बैंक है, मतलब बैंक पासबुक में क्या नाम है वो आपको एंटर करना होगा। और आपको यहाँ पे स्कीम के कंपोनेंट आप कौन से मैप करना चाहते हो वो आपको यहाँ से मैप, जैसे आरजीएसए में इतने सारे कंपोनेंट हैं, तो आपको दरअसल मालूम नहीं होता है शुरुआत में किस स्कीम किस कंपोनेंट से आपको पैसा भविष्य साल भर में मिलेगा, तो इसलिए जनरली हम लोग बल्क पे सेलेक्ट कर लेते हैं और सारे ही कंपोनेंट मैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे करने का, तो यहाँ पे आपको यहाँ सेव बटन दबा देंगे, ये सारे कंपोनेंट आपके मैप हो जाएंगे। ये अकाउंट नंबर डाल के आपको यहाँ सेव कर देना। ये प्रक्रिया है आपकी अकाउंट ऐड करने, ठीक है। कोई भी नया अकाउंट अगर आप ऐड करते हो किसी भी स्कीम में, ठीक। अब एसबीएम में होगा, जैसे हमने यहाँ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया है, यहाँ पे आपको एसबीएम चूज करना होगा। यहाँ पे तीसरा ही बटन आप हमेशा करेंगे, आई विल रिसीव फंड फ्रॉम दिस एजेंसी। यहाँ पे अपना डीपीआरओ संबंधित डीपीआरओ का डालेंगे जब भी कोई पंचायत से ये काम होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आपके लिमिट पे। अब ये मेरा अकाउंट है, ये एसएनए का अकाउंट है। इसी तरह आप देखेंगे अपने यहाँ इसमें मास्टर्स में जाके ड्राइंग लिमिट में एडमिन में, तो आपको भी दिखाई देगा, लेकिन आपके नीचे पंचायतों में दरअसल कोई एजेंसी पंचायतों के नीचे नहीं है, इसलिए आपको कोई अपने नीचे आप किसी को लिमिट दे नहीं सकते, ठीक है। तो लिमिट कैसे दी जाती है, स्टेट कैसे देता है और सेंटर डिस्ट्रिक्ट कैसे देता है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे मैंने अपने आरजी से सेलेक्ट किया, ये मैंने मेरी जो चाइल्ड एजेंसीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो सारी डिस्ट्रिक्ट मेरे पास आ जाएंगी और मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लूंगा और मैं सर्च कर दूंगा, ठीक है। ये काम जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे पास ये स्क्रीन खुल के चली जाएगी। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये डायरेक्टर पंचायती राज का अकाउंट है, उसका टोटल लिमिट जो हमको शासन से मिली, हमको भी लिमिट मिलती है, स्टेट को भी हमको लिमिट जो है स्टेट शासन देता है, शासन से मिली। उसमें अब आप देख रहे होंगे इसमें ये लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर लिमिट और दूसरा लिखा हुआ है लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसी, ठीक है। ये दोनों लिमिट आपको समझना है भली भांति, ठीक है। क्या है ये एक्सपेंडिचर लिमिट? वो होती है जब वो दी जाएगी किसी एजेंसीज को, तो वो एजेंसी उस लिमिट के अगेंस्ट में खर्च कर सकती है, इसको कहते हैं हम एक्सपेंडिचर लिमिट, ठीक है। और जो लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसीज है, इसका तात्पर्य ये है कि अगर ये आपको मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उस लिमिट से आप नहीं खर्च कर पाएंगे, आपको ये लिमिट फर्दर अपनी चाइल्ड एजेंसीज को देनी। तो हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट को लिमिट देते हैं तो डिस्ट्रिक्ट को ऐसी लिमिट देते हैं जो कि ग्राम पंचायतों को देना हो, तो हम लोग हमेशा लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसीज को देते हैं। आप देख रहे हैं जैसे महाराजगंज डीपीआरओ है, हरदोई डीपीआरओ, इन सबको लिमिट दी गई है चाइल्ड लिमिट की। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे सोनभद्र डीपीआरओ में, तो आपको दिख रहा होगा कि 1 लाख की लिमिट मैंने इनको दी है एक्सपेंडिचर करने की। तो ये 1 लाख रुपए का लिमिट इनको खुद एक्सपेंडिचर करने को, मतलब ये जो एक्सपेंडिचर होगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से होगा, जो अकाउंटेंट और डीपीआरओ मिलके करेंगे वहां पर मेकर और चेकर, ठीक है। तो ये लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसीज और एक्सपेंडिचर लिमिट का डिफरेंस। अब अगर पंचायत में डिस्ट्रिक्ट से आपको एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं मिलेगी तो आप खर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके नीचे कोई एजेंसी नहीं है पंचायत के नीचे। तो ये आपको चेक करना है कि डिस्ट्रिक्ट जब भी आपको लिमिट दे, आपको एक्सपेंडिचर लिमिट मिलनी चाहिए।
जब आप ना ये वाला चार्ट खोलोगे, आप ये ड्राइंग एजेंसीज में जाके, अरे मास्टर्स में जाके अपना ड्राइंग लिमिट वाला चार्ट खोलोगे आप अपना पंचायत का, तो उसमें आपको जो लिमिट दिखाई देनी चाहिए वो एक्सपेंडिचर लिमिट में दिखाई देनी चाहिए। अगर वो लिमिट आपकी चाइल्ड एजेंसी में दिखाई दे रही है, लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसीज में, इसका मतलब ये है कि किसी ने आपके साथ बदमाशी कर दी है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और वो पैसा अब आप खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। इसी तरह देखिए, ये हमने सारी लिमिट दी है, ये ऐसे लिमिट जो है वो पूरी दी जाती है। आपको पंचायतों किसी को लिमिट देनी नहीं है, इसलिए इस पर इतना ही आपकी जानकारी सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसमें यहां पर दिख रहा होगा कितनी बैलेंस लिमिट बची है, कितनी बैलेंस चाइल्ड लिमिट बची है, हमारा अकाउंट नंबर क्या है। ये देखिए, स्टेट नोडल अकाउंट जो नंबर जो है वो ये है। ठीक है, ये लिमिट की बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर आप, जैसे मैंने बताया कि कोई स्कीम आप अकाउंट रजिस्टर करते हो, कोई स्कीम रजिस्टर करते हो, तो उसमें 2-3 काम आपको और करने पड़ते हैं। जब शुरुआत में आप करते हो, तो कोई नया किसी पंचायत में अगर कोई नई स्कीम ऐड करते हो, तो आपको 1-2 काम और करना पड़ता है। एक, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो अकाउंट है वो ई पेमेंट के लिए एक्टिवेटेड है कि नहीं है। तो आप इसमें बैंक में जाओगे, बैंक में जाके यहां पे अकाउंट एक्टिवेशन फॉर ई पेमेंट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये एक स्क्रीन खुल के आएगी और यहां पे आपको दिखाई देगा कि आपकी कौन कौन सी जो एजेंसीज हैं वो ई पेमेंट के लिए एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो ये कब से एक्टिवेटेड है, कब तक एक्टिवेट रहेंगी, ये यहां पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारी जो है ये जो स्कीम है ये ई पेमेंट के लिए एक्टिवेटेड है। अगर कोई नई स्कीम करनी है मेरे को सेलेक्ट, तो मेरे को यहां पे डालना पड़ेगा, स्कीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं डालूं यूपी 111। ठीक है, ये मेरी एक स्टेट की स्कीम है, अंत्येष्टि स्थल की। तो ये अंत्येष्टि स्थल आ गई और मेरे को यहाँ पे उस पर अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट नंबर क्या है, और इसको सर्च करके इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ अकाउंट नंबर डाल देता हूँ और ये कुछ सर्च करता हूँ, तो उसमें आएगा नहीं क्योंकि ये गलत अकाउंट नंबर है। जो अकाउंट नंबर आप ऐड करोगे, जो पहले मैंने बताया आपको, एजेंसीज में जाके, अरे माई स्कीम्स में जाके रजिस्टर न्यू अकाउंट, न्यू स्कीम में जो अकाउंट नंबर ऐड करोगे वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ डालना होगा और सर्च करना होगा। तो आपका एक चार्ट खुल के आएगा, उसमें आपसे पूछेगा कि ई पेमेंट के लिए इसको एक्टिवेट आपको करना है कि नहीं करना है। ये एक बार की प्रक्रिया है उस स्कीम के लिए। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद दूसरा काम आपको जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है आपका, फिर आपको बैंक में जाना है और इसमें बैंक में जाके आपको एक टैब दिखाई देता है नीचे का, इसको कहते हैं हम सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपको चेक करना। तो यहां पे वही स्कीम दिखेंगी जो कि ई पेमेंट के लिए एक्टिवेटेड होंगी, जो पहला स्टेप बताया मैंने। वहां पे जब तक वो स्कीम एक्टिवेटेड नहीं होगी तब तक आपको ये स्कीम वो स्कीम यहां पे दिखेगी नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने आरजीए से खोला और मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला। ठीक है, तो मेरा क्या सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन है? सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन ये है कि मेरे में कौन सिग्नेटरी है जिसके माध्यम से मैं पेमेंट कर रहा हूं, और दूसरा मेरा मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट एक ट्रांजैक्शन का, मतलब एक भुगतान का, वो क्या है। ठीक है, तो आपको यहां पे बाय डिफॉल्ट एक तो जो प्रधान जी होंगे, जो डीए हैं, डेटा अप्रूवर, उनका नाम यहां पे रजिस्टर करना है सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन में। दूसरा काम ये करना है कि मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट को आपको चेक करना है। अगर ये मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट, जैसे मैक्सिमम अमाउंट अभी यहाँ पे हमारा तकरीबन 90 लाख का है या 9 करोड़ का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 9 करोड़ का एकल भुगतान कर सकता हूं। 10 रुपए से लेके 9 रुपए तक का एकल भुगतान कर सकता हूं। ठीक है, अगर यहां पे मैं इसको 9 रुपया कर दूं मैक्सिमम अमाउंट को यहां पे, तो 9 रुपए से ज्यादा का भुगतान आप एक बार में नहीं कर पाएंगे। और ये भी यहां पे भी लोग बदमाशी करते हैं
आप लोग जरा इसको चेक करिएगा कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम अमाउंट अगर आपका मान लीजिए 100 रुपया कर दिया गया और आप भुगतान लगा रहे हो 10,000 रुपए की, तो वो पेमेंट नहीं होगी आपकी, वो हमेशा आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट है एक चीज। तो एडमिन में आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण काम है। बाकी जो रिपोर्ट्स है उस पर हम आपको अभी दिखाएंगे, पहले हम पेमेंट एक कर लेते हैं। अच्छा चलो, किसी के क्वेश्चन हो तो, अब आपका कोई प्रश्न हो तो एक एक करके मेरे से पूछिए, एक एक करके। किसी के भी कोई प्रश्न हो यहां तक तो एक एक करके पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न? आप अपने माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है, आप पूछ लीजिए। जिन लोगों ने हाथ रेस किया है उनका हेलो, हाँ बताइए। जोड़ के रखते हैं। हेलो, लोग नहीं करना। हाँ बताइए, कोई प्रश्न है आपके? हेलो, कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़े। कोई सचिव, कोई पंचायत सहायक का कोई प्रश्न नहीं है? किस डिस्ट्रिक्ट के सचिव? कौशाम्बी। कौशाम्बी में कोई प्रश्न नहीं है? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी आईडी पे, जिसको कहते हैं हम लोग चेक मेकर की आईडी। तो हम मेकर की आईडी मतलब डीओ की आईडी से हम लॉगिन कर रहे हैं। मेरा भी एक डीओ है, जैसे आपका भी होगा। तो डीओ की लॉगिन आईडी से मैं एक लॉगिन करने जा रहा हूं। ये चीज के लिए बुला लें आदेश टाइम। हाँ 10 मिनट बाद बुला लेना। तो मैं डीओ की लॉगिन से लॉगिन कर रहा हूं और इस पे हम देखेंगे कि हमें कैसे भुगतान करना है। ठीक है, तो आपको इतने सारे यहां पे डीओ में टैब दिख रहे हैं। आपको डीओ से मुख्यतः 2 कार्य करने होते हैं, दोनों 3 कार्य करने होते हैं। एक तो आपका है कोई वेंडर को अगर आपको ऐड करना है, जिसको आपको भुगतान करना है, तो उसका एडिशन। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे मास्टर्स में और यहाँ पे आप वेंडर में ऐड न्यू मैनेज का ऑप्शन है। तो जैसे कि हम कोई मैनेज करते हैं, इसमें सुविधा है कि कोई वेंडर को जिसको आपको रजिस्टर करना हो, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड वेंडर होते हैं उनकी सूची आ जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वेंडर ऑलरेडी किसी पंचायत ने रजिस्टर कर लिया है, तो उसको आपको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है वो अकाउंट नंबर यहाँ सर्च करेंगे। जैसे ये अकाउंट नंबर उठाया, ये अकाउंट नंबर यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और सर्च कर दिया। ठीक है, तो ये जिस भी संस्था का अकाउंट नंबर होगा, जैसे ये ऑलरेडी मेरे में मैप्ड है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई मैं सेलेक्ट करता हूं ऐसी संस्था जो कि मेरे में मैप्ड नहीं है। ठीक है, उसको मैं मैप करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अकाउंट नंबर डाल के चेक करता हूं और सर्च करता हूं, तो ये वेंडर मेरे में ना एडेड है ना किसी और ने रजिस्टर किया, क्योंकि ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसलिए ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपको इसको ऐड न्यू, यहाँ मास्टर्स में वेंडर में ऐड न्यू करके यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, यहाँ पे पर्सनल आ जाएगा, यहाँ पैन नंबर आप लिख लेंगे, उसका नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है तो लिख लीजिए, आधार नंबर है तो आधार नंबर लिख दीजिए, जीएसटी नंबर है जीएसटी नंबर लिखिए, आपका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सब आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बैंक नेम, उसका बैंक नेम क्या है, उसका अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ेगा। ये सारा ऐड करके आप उसको यहाँ सेव कर देंगे